विधान परिषद 3 भागों में। और अगर देखें तो अनुच्छेद 168 ए 1 कहता है कि विधानमंडल राज्यपाल प्लस विधानसभा दोनों से भी मिलकर बना हो सकता है। 168 ए बताता है, एक ए बताता है कि विधानमंडल राज्यपाल और विधानसभा से भी मिलकर बना होता है। तो फिर विधान परिषद की क्या जरूरत होती है? तो जब हम अगली क्लास में विधान परिषद पढ़ेंगे तब हम बताएंगे किस किस राज्य में विधान परिषद अभी वर्तमान में है और इसका क्या काम है। तो आज हम इसका एक भाग देखेंगे, विधानसभा। विधानसभा अनुच्छेद 170 हमारे संविधान का अनुच्छेद 170 बताता है कि विधानसभा, राज्य में विधानसभा होगी और उसकी संरचना कैसी होगी। तो 117 में बताएगा विधानसभा का गठन। विधानसभा जैसे हमारे देश में संसद का एक भाग लोकसभा होती है, जहां जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं जनता द्वारा, ठीक है। तो ऐसे ही राज्य में विधानसभा होती है, जहां से जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधि विधानसभा में भेजे जाते हैं उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो ये निम्न सदन हो गया, क्योंकि इसकी आयु 25 वर्ष जैसे लोकसभा में थी। तो निम्न सदन हो गया। अस्थायी सदन हो गया। अस्थायी क्यों? क्योंकि जब तक बहुमत है तब तक ही सदन चल रहा है, और जब बहुमत खत्म हो जाएगा तो इसका विघटन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अस्थायी सदन है। जनता का सदन, जनता का सदन इसलिए है क्योंकि जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि विधानसभा में चुनकर भेजती है, तो इसलिए जनता का सदन हो गया। अगर इसके चुनाव की बात करें, चुनाव प्रत्यक्ष, चुनाव इसका प्रत्यक्ष होगा कि जनता जाएगी और अपने कैंडिडेट के सामने वोट लगा के आएगी, तो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा उसका प्रतिनिधि चुना जाता है। तो इसका चुनाव हो गया प्रत्यक्ष, ठीक है। संरचना जनसंख्या के आधार पर जो इसकी संरचना है, कितने एक विधानसभा में कितने सदस्य होंगे, ये निर्भर करेगा उस राज्य में जनसंख्या कितनी है, ठीक है। तो कि जिस राज्य में जनसंख्या ज्यादा होगी तो वहां जनप्रतिनिधि भी ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये जनसंख्या के आधार बनाकर इसकी संरचना बनाई जाती है। जैसे वर्तमान में 1971 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या है उसी के अनुरूप ये सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। उतने ही लोगों पर एक सदस्य चुना जाता है। जनसंख्या कब की देख रहे हैं हम? 1971 की। 1971 की जनसंख्या के अनुसार जो हमारी संरचना है वो तय की गई है कि जितनी जनसंख्या इस समय थी उसके हिसाब से डिवाइड करके उतने पे एक कैंडिडेट की, इस जनसंख्या के हिसाब से एक कैंडिडेट हमने चुन लिया था। ये कब तक है? तो 2002 में 2002 में एक संविधान संशोधन किया गया, 84वां संविधान संशोधन हमारी संसद ने कब किया? 2002 में। इसके द्वारा कहा गया कि 2026 तक, अब ये 24-25 शुरू हो गया, तो 26 तक जो हमारी जनप्रतिनिधि चुने जाने का आधार है वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर रहेगा। फिर नया परिसीमन आयोग होगा और सबकी सीटों की स्थिति बदल जाएगी, क्योंकि अभी जनसंख्या बढ़ चुकी है। पहले मान लीजिए इतनी दूर में एक लोग रहते थे, तो क्या है, इतने लोग पे एक प्रतिनिधि हो गया, इतने लोग पर एक प्रतिनिधि हो गया, इतने लोग पर एक प्रतिनिधि हो गया। अब क्या हुआ? ये तो स्थिति थी 1971 की। अगर आज की स्थिति देखें तो जनसंख्या बढ़ गई, तो ये कब तक था? 2026 तक। अब जब दोबारा परिसीमन होगा तो ये सीटों की संख्या बदल जाएगी, कहीं पे कट के इधर चली जाएगी, कहीं से ऐसे आ जाएगी, तो सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। तो 84वें संविधान संशोधन द्वारा हमारी संसद ने तय किया कि
जितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाना है, तो वो जनसंख्या का आधार 1971 की जनसंख्या के आधार पर लिया जाएगा। कब तक? 2026 तक। अगर इसकी सदस्यों की संख्या देखें तो किसी भी विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60, मतलब कम से कम एक विधानसभा तब बनेगी तब 60 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, जैसे हम बैच में बोलते हैं ना कि भाई 50 बच्चे लाओगे तो बैच शुरू करेंगे नया। ठीक, तो एक विधानसभा बनने के लिए कम से कम 60 सदस्य होने चाहिए, 60 सीटें विधानसभा में होनी चाहिए, और अधिकतम 500। अधिकतम कैसे? 500। तो लेकिन न्यूनतम में कुछ अपवाद भी हैं, जैसे सिक्किम, गोवा और मिजोरम। ये तीनों अपवाद है भाई। इनकी सीटों की संख्या तो 30 है, 40 है, 40 है, 60 तो नहीं है। अब 60 नहीं क्यों? क्योंकि इन तीनों प्रदेशों की जनसंख्या है बहुत कम। जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन ऐसा तो नहीं है बिना विधानसभा के छोड़ दें इन देशों, इन राज्यों को। ऐसा तो नहीं कर सकते। तो इनको अपवाद मानते हुए सिक्किम की 30 सीटें, गोवा और मिजोरम की 40-40 सीटों का प्रावधान किया गया है। तो ये तीन क्या है? अपवाद है। वरना न्यूनतम सीटें कितनी होनी चाहिए? 60 होनी चाहिए। जैसे अधिकतम 500। भाई किसी भी विधानसभा में जो अभी तक प्रावधान है उससे 500 सीटों से ज्यादा नहीं हो सकती। अभी तक अधिकतम अधिकतम तो अपने यूपी में ही है, यूपी में 403। भाई इससे ज्यादा थोड़ी ना किसी में, सबसे ज्यादा यूपी में है। तो न्यूनतम संख्या 60 होनी चाहिए। किसी भी विधानसभा में न्यूनतम संख्या 60, अधिकतम 500। इससे ज्यादा नहीं कर सकते, इससे कम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे सिक्किम, गोवा और मिजोरम में जनसंख्या बहुत कम होने के कारण इनको अपवाद स्वरूप 30-40-40 सीटों का प्रावधान किया गया है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात देखें, यूटी। अगर यूटी में देखें तो जम्मू कश्मीर में 90 सीटें हैं, दिल्ली में 70 सीटें हैं, पुदुचेरी में 30 सीटें हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम विधानसभा के कार्यकाल देखा जाए तो प्रथम बैठक से 5 वर्ष, जैसे हमने कहा देखा था, संसद में देखा था। संसद के लोकसभा सदन में हमने क्या देखा था कि पहली चुनाव होने के पहली बैठक के 5 वर्ष तक सामान्यता रहता है। ठीक है, अगर मान लिया मुझे पूरा बहुमत मिल गया, जैसे संसद में लोकसभा चलाने के लिए 272 सीटें चाहिए। अगर मेरे पास पूरी है तो मैं 5 साल पूरे कर जाऊंगा अपने। लेकिन पता लगा कि कुछ सांसद बीच में से निकल लिए, तो ऐसे ही जिस भी विधानसभा में जो बहुमत के लिए न्यूनतम संख्या चाहिए, जब तक वो है, तो अगर वो पूरे 5 साल रहती है तो 5 साल का कार्यकाल रहेगा। लेकिन अगर वो संख्या बीच में घट जाए, मतलब बहुमत खत्म हो जाए बीच में, या बहुमत ना साबित कर पाए, कोई पार्टी या दल बहुमत नहीं साबित कर पाता, तो ये कार्यकाल कम भी हो सकता है। इसको कौन करेगा? राज्यपाल कम करेगा। ठीक, कैसे कम करेगा? प्रथम, राज्यपाल राज्यपाल 5 वर्षों से पहले भी भंग कर सकता है। क्यों करेगा भंग? एक एक कारण तो ये हो गया कि भाई पार्टी के पास बहुमत नहीं था, अल्प बहुमत में सरकार आ गई, तो सरकार गिर गई, राष्ट्रपति वो सॉरी राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी। दूसरा, संवैधानिक विफलता पे, अगर कोई सरकार संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रही हो, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। किसकी? अनुच्छेद 356 के तहत। क्या? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की। ठीक है, संवैधानिक विफलता हो गई तो राज्यपाल ने राष्ट्रपति को बोला, सर जी इधर तो काम बेकार हो रहा है, सब संविधान के अनुरूप कुछ नहीं चल रहा है, आप बागडोर अपने हाथ में ले लो, राष्ट्रपति शासन लगा दो, अनुच्छेद 356 को एक्टिवेट कर दो। तो भी विधानसभा भंग हो जाएगी। तो दो कारण समझ आ गए, एक बहुमत ना हो, दूसरा राज्यपाल राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करे तो भी भंग हो सकती है। तीसरा, योग्यता आपने आयु सब पता चलेगी, 25 वर्ष है आयु न्यूनतम।
और शर्तें क्या है, भारत का नागरिक हो, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए भाई, 25 वर्ष की तो आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, पागल और दिवालिया ना हो। पागल मतलब दिमागी रूप से विकसित ना हो, दिवालिया मतलब आर्थिक रूप से भी विकसित ही समझिए ना हो। तो ये तीनों शर्तें हो गई। एक शपथ, जो यहाँ के सदस्य चुनाव के बाद चुन के आते हैं तो उनको शपथ कौन दिलाता है, ये कार्य है राज्यपाल का। राज्यपाल का कार्य है कि वो यहाँ के प्रतिनिधियों को शपथ दिलाए, ठीक है। लेकिन राज्यपाल नहीं भी दिलाता तो अपने द्वारा कोई व्यक्ति नियुक्त कर देता है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर देगा कि आप शपथ दिलाओ, तो वो भी शपथ दिला सकता है। तो ये हो गई हमारी शपथ। शपथ का वर्णन अनुच्छेद, अगर शपथ का लिखना होगा 188 में इनकी शपथ दी गई है राज्यपाल द्वारा। अब देखते हैं विधानसभा अध्यक्ष, अनुच्छेद 178। अनुच्छेद 178 बताता है कि राज्य विधानसभा में एक अध्यक्ष होगा, जो विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच से, मतलब सारे सदस्य हैं उनमें से ही कोई पार्टी एक सदस्य को खड़ा करेगी और बाकी सदस्य वोट डालेंगे। अगर विपक्ष चाहे तो वो भी खड़ा करेगा, दोनों के बीच में चुनाव होगा और जिसको ज्यादा वोट मिलेंगी वो अध्यक्ष चुना जाएगा। तो सामान्यतः बहुमत वाले दल को ही ये मौका मिलता है। अब जैसे यूपी में मानो 403 सीट हैं, तो बहुमत के लिए कितने चाहिए, 50% +1, ठीक है, तो कितनी हो गई, 202। 202 सीटें हैं। अब ये हो गई बीजेपी की। और मान लिया एसपी की 150 सीटें हैं, या 100 सीटें मान लो, 150 मान लो, 150 सीटें हैं। अब दोनों ने एक एक सदस्य को अपनी ओर से खड़ा कर दिया कि आप अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार हैं और मेरे अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार आप हैं, दोनों में। अब बहुमत किसके पास है, बीजेपी के पास है, और वोट भी कितनी चाहिए, 50+1, तो बीजेपी अपना अध्यक्ष बना ले जाएगी। तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो चुनाव कैसे होगा, सदस्यों के बीच से सदस्यों द्वारा ही चुने जाते हैं, ठीक। और इसकी तारीख, जो इसकी तिथि होगी, तारीख होगी कि किस दिन अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा, उसका निर्धारण, उसका निर्धारण कौन करेगा, राज्यपाल करता है। राज्यपाल उसकी तिथि का निर्धारण करेगा कि कब उसका चुनाव होगा। अगर इसको पद से हटाए जाने की बात देखें कि अध्यक्ष पद को पद से कैसे हटाते हैं, तो इसके पद को विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का, ठीक समझे, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 2/3। जैसे यूपी में कितनी है, 403 का 2/3, तो कितना हो गया, लगभग 8, 270 के आसपास बहुमत चाहिएगा, किसको, पद से हटाने के लिए अध्यक्ष को, ठीक है। तो प्रभावी बहुमत, कुल सदस्य संख्या का प्रभावी, प्रभावी बोले तो 2/3, ठीक। इसके, और अगर अध्यक्ष इस्तीफा दे तो अध्यक्ष किसको इस्तीफा देगा, उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष का चुनाव भी इनके बीच से ही होगा, जैसे अध्यक्ष चुना गया ऐसे ही उपाध्यक्ष चुना जाएगा। और दोनों आपस में इस्तीफा दे लेते हैं। अगर अध्यक्ष त्याग पत्र देता है तो वो अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को दे देगा, ठीक है। और अगर उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है तो उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को दे देगा। तो दोनों त्याग पत्र का आदान प्रदान कर लेते हैं कि भाई मैं आपको दूंगा, आप मुझे दे देना, जरूरत पड़ेगा, ठीक। हाँ, विधानसभा में अगर आरक्षण की बात करें, विधानसभा में आरक्षण, हमारी विधानसभा में
कुछ को आरक्षण दिया गया, जैसे SC ST को अनुच्छेद आरक्षण दिया गया है 332 में। ठीक है, SC ST के लिए 332 में आरक्षण दिया गया है। ऐसे ही 104वां संविधान संशोधन किया सरकार ने, हमारी संसद ने 104वां संविधान संशोधन किया। इसके तहत नारी शक्ति बिल लाया गया और महिलाओं की 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसमें 104वां संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया गया और अनुच्छेद 332A और अनुच्छेद 239AA, दो अनुच्छेद जोड़े गए। 232A जोड़ा गया और 239AA जोड़ा गया। किसके द्वारा? 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके लिए जोड़ा गया? महिला आरक्षण के लिए जोड़ा गया। 232A व्यवस्था करता है राज्य विधानसभा में और 239A केंद्र शासित प्रदेशों में। केंद्र शासित प्रदेशों में कौन व्यवस्था करेगा आरक्षण की महिलाओं के लिए? 239AA, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर। इसमें विधानसभा के चुनाव में विधानसभा की सीटों की संख्या में महिलाओं को 33% का, मतलब 1/3 का आरक्षण दिया जाएगा। जैसे जम्मू कश्मीर में 90 सीट हैं, JNK में 90 हैं, तो 1/3 यानी 30 सीट महिलाओं को आरक्षित होंगी। इन पर महिला ही चुनाव लड़ सकती हैं, मतलब यहाँ की उम्मीदवार जो होंगी वो महिला प्रतिनिधि होंगी, महिला उम्मीदवार होंगी, सॉरी। और 232 राज्यों में व्यवस्था करता है महिलाओं की सीटों के आरक्षण की। तो ये हो गया हमारे महिलाओं का आरक्षण और SC ST का आरक्षण। और देखिए कि विधानसभा में विधेयक विधेयक कैसे पास किया जाता है, ये देख लेते हैं। विधानसभा में विधेयक कैसे पास किया जाता है, और ये देख लेना, अगर इसको अध्यक्ष को हटाने की कार्रवाई चल रही हो, 2/3 से बोल ना मैं, प्रभावी होना चाहिए। अगर अध्यक्ष को विधानसभा में हटाने की कार्रवाई चल रही हो तो ये विधानसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता और निर्णायक मत नहीं दे सकता, जैसे कि लोकसभा में हमने पढ़ा था। सेम ऐसे ही विधानसभा में विधेयक अनुच्छेद 196, तो जैसे हमने लोकसभा में पढ़ा था कि विधेयक कैसे पास होता है, तो इसमें भी 3 वचन होंगे। प्रथम विधेयक पेश होगा, दूसरा विधेयक पर बहस होगी और कुछ उसमें बदलाव होना है, ठीक है, संशोधन होना है तो संशोधन होगा। तीसरे में विधेयक पर वोटिंग होगी, ठीक है। अब वोटिंग तक पहुंच गए। वोटिंग के बाद अब आते हैं हमारे राज्यपाल जी। भाई विधानसभा क्या है? अगर विधान परिषद है तो तीनों चरण वहां भी ऐसे होंगे, लेकिन अगर विधान परिषद नहीं है तो क्या होगा? यहां से पास होने के बाद विधेयक राज्यपाल के पास जाएगा, ठीक है। यहां से विधेयक कहां जाएगा? राज्यपाल के पास।
अब राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200, जैसे राष्ट्रपति के पास 111 में थी, तो अनुच्छेद 200 में किसके पास है? राज्यपाल के पास। राज्यपाल के पास 3 अधिकार हैं, या तो रद्द कर दे, मतलब हस्ताक्षर कर दे, स्वीकार कर ले, या राष्ट्रपति के पास भेज दे। ठीक है, तो अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक पहले दिन क्या हुआ? पेश हुआ। उसके बाद उस पर बहस हुई। अगर बहस में कुछ ऐसे तथ्य आए कि उनको उसमें डाल देना चाहिए, तो विधेयक में संशोधन करके उस पर वोटिंग कराई जाएगी तीसरे चरण में। अगर वोटिंग हो जाती है और वोटिंग के बाद जब तक बहुमत वाली सरकार है तो पास करा ही लेगी, विधेयक पास हो गया। ये साधारण विधेयक की बात है, विधेयक पास हो गया। यहाँ पे लिख दें साधारण विधेयक। साधारण विधेयक में क्या होगा? फिर जाएगा राज्यपाल के पास, राज्यपाल के हस्ताक्षर करने के लिए। भाई पहले विधानसभा में पास होगा, अगर उसके बाद अगर विधान परिषद है तो उसमें जाएगा, अगर नहीं है तो सीधा राज्यपाल के पास जाएगा। अब राज्यपाल क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा तो बिल कानून बन जाएगा। लेकिन उसके पास उसके बीच में एक अधिकार है अनुच्छेद 2 में, या तो रद्द कर दे, नहीं करते साइन कर दे, स्वीकार कर ले, साइन कर दे, नहीं तो अनुच्छेद 200 में राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार भी राज्यपाल को दिया गया है। अब मान लो राज्य राष्ट्रपति के पास पहुंच गया, तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 201 है। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 201 है, या तो इसमें क्या करेगा? राष्ट्रपति मंजूरी दे, क्या है, ले भाई साइन कर दिए, ले जा, हो गया पास, या मंजूरी रोक दे, या क्या करेगा? या पुनर्विचार के लिए क्या करेगा? वापस भेज दे। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? या तो मंजूरी दे देगा, नहीं तो रद्द कर देगा, मंजूरी को रद्द कर देगा, या फिर क्या करेगा? पुनर्विचार के लिए मौका दे सकता है कि आप एक बार इस पर दोबारा विचार करो। लेकिन अगर संसद ने फिर से यही प्रक्रिया दोहराई, भाई इन्होंने पास कर दिया, राज्यपाल ने फिर से राष्ट्रपति के पास पहुंचा दिया दूसरी बार, तो राष्ट्रपति दूसरी बार भी पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ऐसा संसद में नहीं था। राष्ट्रपति का अधिकार 111 के तहत वो क्या करता था? अगर एक बार उसने लौटा दिया तो दूसरी बार अगर संशोधन सहित या संशोधन रहित संसद, लोकसभा और राज्यसभा से पास करके कोई विधेयक राष्ट्रपति को भेज दे तो दूसरी बार में उसको हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे, वो बाध्यता। लेकिन यहाँ पर बाध्यता नहीं है। अगर किसी राज्य विधानसभा से विधेयक दोबारा भी पुनर्विचार के बाद दोबारा, तिबारा, चौबारा, कितनी बार भी आए, इसको कितनी बार भी उसको वापस भेजने का अधिकार है। किसको? राष्ट्रपति को, राज्यपाल को नहीं, राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति उसको बार बार वापस भेज सकता है। राज्यपाल क्या करेगा? 200 में रद्द कर सकता है, स्वीकार कर सकता है, राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। यहां से क्या होगा? राष्ट्रपति का कार्य शुरू होगा। अनुच्छेद 201 के तहत मंजूरी दे, रोक दे, या वापस भेज दे। और राष्ट्रपति ऐसा कितनी बार भी कर सकता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा विधानसभा। तो मैं आशा करता हूं हमारा सेशन ये आपको अच्छा लगा होगा। तो आपका सपोर्ट बना रहे, इसके लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।